उसने ये कार्रवाई इसलिए की थी कि उसे इस कमरे से बाहर के हालात मालूम न थे, इसलिए उसे खतरा था कि नौजवान के मुंह से चीख निकली तो हो सकता है कि बाहर उसके साथी मौजूद हों। और सफदर खाली हाथ था। वो मशीन पिस्टल जो उसके हाथ में था वो जाहिर है राहदारी में बेहोश होने की वजह से उसके हाथ से निकल गया था, इसलिए वो पहले इस नौजवान से हालात मालूम करना चाहता था। सफदर की बात पर जब उस नौजवान ने इस बात में सर हिलाया तो सफदर ने उसके मुंह से हाथ हटाकर बाजू उसके गर्दन के गिर्द लपेट दिया। मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ। अगर मैं तुम्हें उठाकर यहाँ नहीं ले आता तो अब तक तुम हलाक हो चुके होते। नौजवान ने कहा, तुम कौन हो और किस तरह मेरे हमदर्द हो, तफसील बताओ वरना। सफदर ने गुर्राते हुए कहा, मैं यहाँ सिक्योरिटी में हूँ, मेरा ताल्लुक एक्रीमिया से है। तुम भी एक्रीमी हो और मुझे मालूम है कि एक्रीमिया की एक सरकारी टीम यहाँ मालूमात हासिल करने आई है, क्योंकि ये लेबोरेटरी हुकूमत इजराइल के तहत है और उसने यकीनन हुकूमत एक्रीमिया से असल बात छुपाई होगी, इसलिए हुकूमत ने टीम यहाँ भिजवाई है। उस टीम को पकड़ लिया गया था, लेकिन फिर ये टीम पुरइसरार तौर पर रस्सियों से आजाद हो गई और उन्होंने डॉक्टर मार्श को बांध दिया। उन्होंने मास्टर कंप्यूटर को पहले ऑफ कर दिया था, लेकिन डॉक्टर मार्श ने उसे दोबारा बहाल कर लिया। फिर उन्होंने दोबारा उसे ऑफ किया तो डॉक्टर मार्श के असिस्टेंट डॉक्टर मार्टिन ने उसे बहाल कर लिया। और जिस वक्त मास्टर कंप्यूटर बहाल हुआ वो सब उसी हिस्से में मौजूद थे जहां बेहोश कर देने वाली शुआओं के आलात नस्ब हैं, इसलिए मास्टर कंप्यूटर ने उन्हें बेहोश कर दिया। इधर तुम उस वक्त अंदरूनी राहदारी से गुजर रहे थे। मास्टर कंप्यूटर बहाल होते ही वहां पर तुम बेहोश हो गए। मेरी ड्यूटी उस राहदारी के कंट्रोल पर थी। मैंने तुम्हें चेक कर लिया। मैं समझ गया कि तुम उसी टीम से मुतालिक हो और किसी वजह से अलहदा हो। मैंने तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ इस खुफिया कमरे में लाकर बांध दिया ताकि पहले तुम्हारे बारे में तफसीली छानबीन हो सके, फिर तुम्हारे मुतालिक फैसला हो। मैं पहले तुम्हें बेहोशी दूर करने वाला इंजेक्शन लगाकर गया था, क्योंकि इंजेक्शन लगने और होश में आने के दरमियान 20 मिनट का वक्फा होता है, इसलिए मैं उस टीम के बारे में मालूमात हासिल करने चला गया था। उस नौजवान ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? सफदर ने पूछा। मेरा नाम मार्क है, मैं क्रिश्चियन हूँ, यहूदी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ रहने के लिए मैं यहूदी बना हुआ हूँ। यहाँ 2 साल तक जो काम करे फिर उसे सारी उम्र काम करने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए मैं यहाँ काम करने आ गया हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर क्रैफोर्ड मेरा वाकिफ है, उसने मुझे यहाँ रखवाया है। मार्क ने जवाब दिया। वो टीम अब कहाँ है और किस हालत में है? सफदर ने पूछा। यहाँ से कुछ दूर एक बड़ा तहखाना है, वहाँ उन्हें रखा गया है और अब उन्हें होश में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि अब इंचार्ज डॉक्टर गैरी इसराइल हुक्काम को उनके बारे में इत्तला दे रहे हैं। वो जैसे कहेंगे वैसे किया जाएगा। मार्क ने जवाब दिया। सुनो, अगर तुम मुझे उस टीम तक ले चलो तो मेरा वादा है कि तुम्हें इतनी रकम मिल जाएगी कि तुम्हें यहाँ 10 साल काम करके भी नहीं मिलेगी, और उसके साथ एक्रीमिया में इंतहाई आला ओहदा भी मिलेगा। ये मसला एक्रीमिया की सलामती का मसला है। सफदर ने बाजू उसकी गर्दन से अलहदा करते हुए कहा, मुझे मंजूर है, मैं तो पहले ही एक्रीमिया की खातिर तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया हूँ। मार्क ने जवाब दिया तो सफदर ने उसे छोड़ दिया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसे रास्ते से ले जाऊंगा कि ना ही मास्टर कंप्यूटर को मालूम होगा और ना ही किसी और को। मार्क ने एक हाथ से अपनी गर्दन मसलते हुए कहा, वो मास्टर कंप्यूटर है कहाँ? क्या यहाँ नजदीक है? सफदर ने पूछा। हाँ, क्यों? मार्क ने चौंक कर पूछा। तुम पहले मुझे वहां ले चलो ताकि मैं उसे ऑफ कर दूं, वरना तो हमारी टीम फिर उसके किसी हरबे का शिकार हो जाएगी, सफदर ने कहा। लेकिन वहां तुम दाखिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही तुम वहां दाखिल होगे मास्टर कंप्यूटर ने तुम्हें खुद ब खुद बेहोश कर देना है। यहाँ मास्टर कंप्यूटर का राज है। यहाँ ऐसे आलात जगह जगह नस्ब है कि यहाँ कोई अजनबी नजर आता है उसे फौरन बेहोश कर दिया जाता है। मार्क ने कहा। क्या सिर्फ बेहोश किया जाता है या हलाक भी कर दिया जाता है? सफदर ने पूछा। मास्टर कंप्यूटर किसी को हलाक नहीं कर सकता, सिर्फ बेहोश कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो गलती से किसी को अजनबी समझ ले, इसीलिए यहाँ ऐसा सिस्टम बनाया गया है। मार्क ने जवाब देते हुए कहा। क्या वहां दाखिल होने पर ही ये काम होगा या पहले ही हो जाएगा? सफदर ने पूछा। नहीं, सेंट्रल ऑपरेशन रूम तक तो मैं तुम्हें बाहिफाजत ले जा सकता हूँ, लेकिन सेंट्रल ऑपरेशन रूम में जैसे ही तुम दाखिल होगे बेहोश हो जाओगे, मार्क ने जवाब दिया। ऑपरेशन रूम में कौन कौन मौजूद है? सफदर ने पूछा। 3 अफराद हैं, एक डॉक्टर मार्टिन और 2 उसके असिस्टेंट हैं। वैसे अक्सर डॉक्टर मार्श भी वहीं होता है। बहरहाल ये 3 अफराद हर हालत में वहाँ मौजूद रहते हैं, मार्क ने जवाब दिया। मशीन पिस्टल जो बेहोश होते वक्त मेरे हाथ में था कहाँ है? सफदर ने पूछा। वो मैं उठा लाया था, यहाँ अलमारी में है, मार्क ने कहा और दीवार के साथ मौजूद लोहे की अलमारी की तरफ बढ़ गया। सफदर उसके साथ था। मार्क ने अलमारी खोली और उसमें से मशीन पिस्टल उठाया
तो सफदर ने हाथ बढ़ाकर उससे मशीन पिस्टल लिया और उसका मैगजीन चेक करके उसने उसे जेब में डाल लिया। ये तुम साथ क्यों ले जा रहे हो? मार्क ने पूछा। सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, सफदर ने कहा। तुम मास्टर कंप्यूटर को कैसे ऑफ करोगे? क्या तुम इंजीनियर हो? मार्क ने बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, तुम फिक्र न करो, ये मेरा काम है, सफदर ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेंट्रल ऑपरेशन रूम में दाखिल नहीं हो सकता, वरना मुझे पकड़ लिया जाएगा। वहाँ सिवाय खास आदमियों के बाकी सबका दाखिला ममनू है, मार्क ने कहा। ठीक है, तुम सिर्फ मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, उसके बाद तुम बेशक एक तरफ हट जाना, सफदर ने कहा। क्या तुम वाकई वादा पूरा करोगे, रकम और औंधे वाला? मार्क ने कदरे हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। तुम बेफिक्र रहो, अव्वल तो मैं वादा नहीं करता, लेकिन अगर करता हूँ तो उसे हर सूरत में पूरा किया जाता है। मेरे लिए इस वादे से ज्यादा आसान तुम्हारी गर्दन तोड़ना था, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम मुहब्बे वतन आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे तस्वुर से भी ज्यादा मिरात और दौलत दिलवाऊंगा, सफदर ने कहा। तो मार्क के चेहरे पर मसरत के तासुरात उभर आए। उसने अंदरूनी दरवाजा खोला और दूसरी तरफ झांककर उसने सफदर को आने का इशारा किया, तो सफदर तेजी से दरवाजा क्रॉस करके उस दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। मार्क ने आगे बढ़कर उस कमरे का उब्बी दरवाजा खोला और सर बाहर निकालकर उसने इधर उधर झांका। ये एक बंद राहदारी थी। ये राहदारी आगे जाकर मुड़ती है और फिर उसका इख्तिताम सेंट्रल ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर होता है, मार्क ने कहा और कमरे से निकलकर राहदारी में पहुंच गया। फिर थोड़ी देर बाद वो राहदारी का मोड़ मुड़कर एक दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजा बंद था। ये दरवाजा कैसे खुलेगा? सफदर ने पूछा। ठहरो, मैं इसे खुलवाता हूँ, लेकिन तुम खामोश रहना। अलबत्ता ये बता दूं कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम उनके सामने आ जाओगे, और अगर तुम अंदर दाखिल हुए तो खुद ब खुद बेहोश हो जाओगे, मार्क ने कहा। तुम फिक्र मत करो, दरवाजा खुलवाओ, सफदर ने कहा। तो मार्क ने दरवाजे के साथ दीवार पर हाथ मारा तो एक चौखटा खुल गया। उसमें एक माइक मौजूद था जिसके नीचे एक बटन लगा हुआ था। मार्क ने वो बटन प्रेस कर दिया। कौन है? एक सख्त मर्दाना आवाज सुनाई दी। मार्क हूँ डॉक्टर, एक मशीन पिस्टल वे 3 पर पड़ा हुआ मिला है, मार्क ने इंतहाई मुअद्दबना लहजे में कहा। मशीन पिस्टल? ओ अच्छा, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही चटक की आवाज से दीवार बराबर हो गई। अब तुम्हारा काम है, मैं जा रहा हूँ, मार्क ने कहा और तेजी से मुड़कर एक और साइड पर चला गया। सफदर ने मशीन पिस्टल हाथ में लिया और दरवाजे की साइड में होकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान दरवाजे पर नजर आया। उसके जिस्म पर सफेद कोट मौजूद था। उसी लम्हे सफदर का बाजू आगे बढ़ा और नौजवान चीखता हुआ उछलकर हवा में कलाबाजी खाकर एक धमाके से साइड राहदारी में जा गिरा। सफदर ने उसे गर्दन से पकड़कर इस अंदाज में उछाल दिया था कि वो नीचे गिरकर फिर उठ ही न सका था। क्या हुआ, क्या हुआ? अचानक अंदर से 2 अफराद की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। सफदर अब दीवार से पुछ लगाकर खड़ा था। दूसरे लम्हे यक के बाद दिगरे 2 आदमी तेजी से उस दरवाजे से निकलकर उस साइड की तरफ मुड़े जिधर पहले वाला आदमी मौजूद था। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, सफदर ने बिजली की सी तेजी से हरकत की और वो दोनों चीखते हुए एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरे ही थे कि सफदर ने उछलकर पहले की कनपट्टी पर लात मारी और फिर यही काम उसने दूसरे से किया और वो दोनों जो सिर्फ टेक्निकल फील्ड के आदमी थे एक ज़रब से ही बेहोश हो गए। तुम तो वाकई बेहद तेज आदमी हो, लेकिन अब क्या करोगे? उसी लम्हे मार्क ने साइड राहदारी से बाहर आते हुए कहा। ये बताओ कि अगर यहाँ फायरिंग की जाए तो किसी को मालूम तो ना हो जाएगा? सफदर ने पूछा। नहीं, ये राहदारी सेफ है, इसे जाती इस्तेमाल में लाया जाता है, मार्क ने जवाब दिया। तो सफदर ने इस्बात में सर हिलाया और फिर खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे की दहलीज में खड़े होकर कमरे का जायजा लिया और फिर उसकी नजरें एक साइड पर पूरी दीवार के साथ फैली हुई देव हैकल मशीन पर जम गई। ये मशीन फर्श से छत तक थी और उसकी चौड़ाई करीबन 20 फीट के करीब थी और उस पर इस कदर छोटे बड़े बल्ब जल बुझ रहे थे कि जैसे चिरागा हो रहा हो। बेशुमार डायल थे और लातादाद छोटे बड़े और मुख्तलिफ रंगों के बटन थे। यही मास्टर कंप्यूटर है शायद, सफदर ने मुड़कर मार्क से कहा। हाँ, दाएं तरफ पूरी दीवार के साथ फैला हुआ है, मार्क ने कहा जो उसके पीछे खड़ा था। तो सफदर ने यकलक मशीन पिस्टल सीधा किया और दूसरे लम्हे उसने ट्रिगर दबा दिया। फायरिंग की आवाजों के साथ ही गोलियां उस मशीन से टकराई और चंद लम्हों बाद एक हल्का सा धमाका हुआ और उसके साथ मशीन पर जलने वाले सारे के सारे बल्ब यकलक बुझ गए। ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुमने मास्टर कंप्यूटर पर फायरिंग की है? मार्क ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, क्यों? सफदर ने अब इत्मीनान से अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्योंकि अब मास्टर कंप्यूटर बेकार हो चुका था। उसके पीछे मार्क भी अंदर आ गया था, लेकिन इस पर तो मिसाइल भी असर नहीं कर सकते। मशीन पिस्टल की गोलियों ने इसे कैसे ऑफ कर दिया?
मार्क ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, सिर्फ 2 गोलियों ने काम दिखाया है, बाकी तो उसे टकराकर नीचे गिर पड़ी है। ये उसके मेन डायल को तोड़ती हुई अंदर गई है और इसकी मेन सप्लाई खत्म हो गई है। सफदर ने कहा तो मार्क ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे उसे अभी तक इस बात पर यकीन न आ रहा हो कि मास्टर कंप्यूटर मशीन पिस्टल की गोलियों से भी नाकारा किया जा सकता है। अब मुझे वहां ले चलो जहां मेरी टीम मौजूद है, सफदर ने मार्क से कहा। हाँ चलो, मार्क ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। सफदर भी उसके पीछे चल पड़ा था। इमरान को इस बार होश आया तो उसने अपने आप को एक दीवार के साथ खड़े हुए देखा। उसके दोनों पैर दीवार में लगे हुए कुंडों के साथ जंजीरों में मुंसलिक थे, जबकि उसके दोनों बाजू भी उसी तरह जंजीरों से दीवार के साथ बंधे हुए थे। उसके बाजुओं में शदीद दर्द हो रहा था और उसका जिस्म नीचे की तरफ ढलका हुआ था, लेकिन पूरी तरह होश में आते ही इमरान सीधा खड़ा हो गया था। इस तरह उसके दोनों बाजुओं पर पड़ने वाला बेपनाह दबाव खत्म हो गया और उसके साथ ही बाजुओं में दौड़ने वाली दर्द की तेज लहरें भी हल्की पड़नी शुरू हो गई। उसने नजरें घुमाई तो उसके सारे साथी उसी तरह दीवार के साथ जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन उन सब की गर्दनें और जिस्म नीचे की तरफ ढलके हुए थे। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया क्योंकि उसे इस अंदाज में दोबारा मार खा जाने का तस्वुर तक न था। उसने मास्टर कंप्यूटर को ऑफ करने वाला बटन प्रेस कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद मास्टर कंप्यूटर ने उन्हें बेहोश कर दिया था। लेकिन उसे ये बात समझ न आ रही थी कि इस बार उन्हें इस अंदाज में बांधने की क्या जरूरत थी। वो डॉक्टर मार्श को बेहोशी के आलम में बंधा हुआ कमरे में छोड़ आया था। अब तक यकीनन उसे रिहा करा लिया गया होगा। इसके बावजूद उसने न जाने क्यों उन्हें इस अंदाज में बंधवाया था। इमरान ने नजरें उठाकर दीवार में नस्ब कड़ों को देखा तो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि कड़ों की तंसीब बता रही थी कि यह तंसीब नहीं है। इसका मतलब था कि ये इंतजाम उनके लिए खुसूसी तौर पर किया गया है। लेकिन क्यों, ये बात उसकी समझ में न आ रही थी। कमरे में कुर्सियां मौजूद थी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। इमरान समझ गया था कि मखसूस ज़हनी वर्जिशों की वजह से बेहोश कर देने वाली शुआओं के असरात जैसे ही आसाब पर कम हुए हैं, उसकी रद्द अमल की कुव्वत ने अपना काम दिखा दिया और इस तरह वो खुद ब खुद होश में आ गया है। उसने अपने दोनों बाजुओं को खींचकर उन कड़ों की मजबूती चेक किया, लेकिन कड़े वाकई बेहद मजबूत थे। इमरान ने बार बार और जोर से झटके दिए, लेकिन बेसूद। उसने अपना मुंह अपनी एक कलाई की तरफ ले जाने की कोशिश की ताकि कलाई पर बंधी हुई बेल्ट जहाँ जंजीर मुंसलिक थी खोल सके, लेकिन बावजूद इंतहाई कोशिश के वो इसमें कामयाब न हो सका था। पहले भी वो बिलर्डो से रस्सी न काट सका था। उस वक्त सालिहा ने अपने आप को आजाद करा लिया था और सालिहा की वजह से ही वो आजाद हो सके थे। गौ से मालूम न था कि सालिहा ने किस तरह रस्सियों से आजादी हासिल की थी, लेकिन बहरहाल इस वक्त सालिहा भी बेहोश थी और बाकी साथी भी। इमरान सोचता रहा कि वो किस तरह इन जंजीरों से रिहाई हासिल करे, लेकिन कोई तरकीब उसकी समझ में न आ रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर मार्श अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक आदमी था जिसके हाथ में मशीन गन पकड़ी हुई थी। तुम्हें खुद ब खुद कैसे होश आ गया है? क्या तुम जादूगर हो? डॉक्टर मार्श ने इमरान को होश में देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा ताल्लुक एजेंसी से है। ऐसी एजेंसियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद तरबियत याफ्ता होते हैं। इसके बावजूद तुम बार बार हैरत जाहिर करते हो, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे बारे में डॉक्टर कैरी ने इस्राएली हुक्काम से बात कर ली है और इस्राएली हुक्काम ने बताया है कि तुम एग्रीमी नहीं हो बल्कि पाकिस्तानी एजेंट हो और तुम गोल्डन स्पॉट को तबाह करने आए हो। उन्होंने डॉक्टर गैरी को हुक्म दिया है कि तुम लोगों को एक लम्हा ज़ाय किए बगैर हलाक कर दिया जाए। चुनांचे डॉक्टर गैरी ने मुझे हुक्म दिया है, इसलिए मैं इस सिक्योरिटी के आदमी को साथ ले आया हूँ और स्पेशल स्टोर से मशीन गन भी निकलवा ली है। मुझे तो किसी आदमी को मारने का हौसला नहीं है, अलबत्ता ये लोग ऐसे मामलात में माहिर हैं, इसलिए अब ये तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक करेगा। डॉक्टर मार्श ने कहा। पाकिस्तानी, क्या हम तुम्हें पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं? कहाँ है डॉक्टर कैरी? मेरी बात कराओ उससे, वरना अगर तुमने हमें हलाक कर दिया तो फिर ना ये तुम्हारी लेबोरेटरी रहेगी और ना ये जजीरा। हुकूमत एग्रीमिया अपनी पूरी ताकत यहाँ इस्तेमाल कर देगी। इमरान ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। जो कुछ होगा बाद में होगा, फिलहाल तो मैंने हुक्म की तामील करनी है, क्योंकि इजरायली हुक्काम के साथ साथ क्रैकॉन हेडक्वार्टर का भी यही हुक्म है और हम इजरायली हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी तो कर सकते हैं, लेकिन क्रैकॉन हेडक्वार्टर के अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं कर सकते। डॉक्टर मार्श ने कहा। क्या क्रैकॉन हेडक्वार्टर ने भी हमें पाकिस्तानी करार दिया है? इमरान ने कहा। चेरी, अब इन्हें हलाक कर दो। डॉक्टर मार्श ने पीछे हटते हुए मशीन गन बरदार से मुखातिब होकर कहा। यस डॉक्टर। चेरी ने मशीन गन सीधी करते हुए कहा। सुनो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। इमरान ने तेज लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि वो बेबस हो चुका है और उसके साथी अभी तक बेहोश हैं, इसलिए अगर फायरिंग हो गई तो उनके बच जाने का कोई इम्कान नहीं हो सकता। इसलिए वो चाहता था
कि ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल कर सके, क्योंकि वक्त मिल जाने से वो बहरहाल रिहाई की कोई ना कोई तरकीब निकाल सकता था। सॉरी मिस्टर, अब ये काम नहीं कर सकता, डॉक्टर मार्श ने जवाब दिया। डॉक्टर, आपने इनकी लाशें शिनाख्त के लिए कहीं भिजवानी तो नहीं? उस मशीन गन बरदार चेरी ने डॉक्टर मार्श से कहा। क्यों, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर मार्श ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। ताकि मैं फायरिंग से इनके चेहरे बचा दूं, चेरी ने कहा। तुम इन्हें हलाक करो, लाशें किसने देखनी है? डॉक्टर मार्श ने मुंह बनाते हुए कहा, और चेरी ने गर्दन इस बात में हिलाई ही थी कि अचानक उनके उकब में मौजूद दरवाजा खुला और उन दोनों ने चौंक कर उधर देखा ही था कि यकलक मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट सुनाई दी और डॉक्टर मार्श और चेरी दोनों चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे और तड़पने लगे। और दूसरे लम्हे इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि दरवाजे पर सफदर एक्रीमी मेकअप में मौजूद था। इमरान ने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि सफदर बिल्कुल बर वक्त पहुंचा था, वरना अगर उससे चंद लम्हे भी देर हो जाती तो इमरान और उसके साथी यकीनन लाशों में तब्दील हो चुके होते। सफदर तेजी से अंदर आया, उसके पीछे एक और नौजवान था। सफदर ने बिजली की सी तेजी से चेरी के हाथ से निकलने वाली मशीन गन झपट कर उठा ली। डॉक्टर मार्श और चेरी दोनों साकित हो चुके थे। ये तुमने चेरी को भी मार दिया? चेरी तो, सफदर के पीछे आने वाले ने गुस्सेले लहजे में चीखते हुए कहा। तो सफदर बिजली की सी तेजी से मुड़ा और दूसरे लम्हे एक बार फिर मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट और सफदर के साथ आने वाले नौजवान के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। तुम्हारा बदला हुआ लहजा बता रहा था कि तुम अब दोस्त नहीं रहे, सफदर ने फर्श पर गिरकर तड़पते हुए उस नौजवान से कहा, और फिर उसने तेजी से मुड़कर दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया। वेल डन सफदर, तुम इस बार वाकई रहमत का फरिश्ता बनकर पहुंचे हो। तुम्हें एक लम्हे की भी देर हो जाती तो हम खत्म हो चुके होते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब अल्लाह ताला को किसी की जिंदगी बचानी हो तो फिर वो खुद ही ऐसे इंतजाम कर देता है, सफदर ने कहा, और उसने मशीन पिस्टल जेब में डाला और मशीन गन को जमीन पर रखकर उसने इमरान की कलाइयों के गिर्द मौजूद चमड़े की बेल्टें खोलना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद इमरान के दोनों बाजू आजाद हो चुके थे। ये बाकी साथी अभी तक बेहोश हैं, सफदर ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, और बगैर तरियाक के इन्हें होश नहीं आ सकता। तुम इस डॉक्टर मार्श की तलाशी लो, शायद इसकी जेब में इंजेक्शन मौजूद हो, इमरान ने कहा और झुककर अपने पैरों को आजाद करने में मसरूफ हो गया। हाँ, ये डब्बा मौजूद है, इसमें 2 इंजेक्शन है, सफदर ने कहा। दिखाओ मुझे, इमरान ने सीधा होते हुए कहा। उसने अपने दोनों पैर आजाद करा लिए थे और सफदर ने डब्बा और उसमें मौजूद इंजेक्शन इमरान के सामने कर दिए। हाँ, यही है। 4 सीसी महलूल सबके बाजू में इंजेक्ट कर दो, जल्दी करो, इमरान ने कहा, और फिर आगे बढ़कर उसने मशीन गन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इस मास्टर कंप्यूटर ने तुम्हें रास्ते में बेहोश नहीं किया था? इमरान ने दरवाजे के करीब रुककर इस अंदाज में पूछा जैसे उसे अचानक इस बात का ख्याल आ गया हो। मैंने सुपर कंप्यूटर को फायरिंग करके नाकारा कर दिया है, सफदर ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा, लेकिन इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, इमरान को बाहर से कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। तो उसने दरवाजे का लॉक आहिस्ता से खोला और साइड में होकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक उद्दड़मर आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुआ ही था कि इमरान उस पर झपट पड़ा और वो आदमी चीखता हुआ हवा में उछला और एक धमाके से नीचे गिर गया। उसने नीचे गिरकर उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने बिजली की सी तेजी से उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे मोड़ दिया और उस आदमी का उठने के लिए सिमटता हुआ जिस्म एक झटके से सीधा हो गया। उसका चेहरा तेजी से मसक होता चला गया और आंखें बाहर को निकल आई और मुंह से खरखराहट की आवाजें निकलने लगी। इमरान ने पैर को आहिस्ता से वापस मोड़ लिया, जबकि सफदर एक लम्हे के लिए रुककर दोबारा अपने साथियों को इंजेक्शन लगाने में मसरूफ हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। डॉक्टर जिराल्ड, मैं डॉक्टर गैरी का असिस्टेंट हूँ, उस आदमी ने रुक रुक कर कहा। क्या तुम साइंसदान हो? इमरान ने पूछा। हाँ, डॉक्टर जिराल्ड ने रुक रुक कर जवाब दिया। क्यों आए थे यहाँ? इमरान ने पूछा। मास्टर कंप्यूटर को किसी ने नाकारा कर दिया है, वहाँ के आदमी हलाक कर दिए गए हैं, इसलिए डॉक्टर गैरी ने डॉक्टर मार्श को फौरन कॉल किया था, डॉक्टर जिराल्ड ने जवाब दिया। तो इमरान ने उसकी गर्दन से पैर हटा दिया। उठकर खड़े हो जाओ, तुम साइंसदान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान फिलहाल बख्श दी है, वरना अगर मैं पैर को थोड़ा सा और मोड़ देता तो तुम्हारा सांस रुक जाता और तुम हलाक हो जाते, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर जिराल्ड तेजी से उठकर खड़ा हुआ और दोनों हाथों से अपनी गर्दन को मसलने लगा। खुदा की पनाह, इस कदर होलनाक अजाब, ये तो डॉक्टर जिराल्ड ने गर्दन मसलते हुए बड़बड़ाकर कहा। ओ ये क्या? डॉक्टर मार्श को तुमने हलाक कर दिया है, अचानक डॉक्टर जिराल्ड ने उछलते हुए कहा। उसके लहजे में बेपनाह खौफ था।
उसकी नजरें शायद अब डॉक्टर मार्टिन पर पड़ी थी। मैंने इसे बेहद समझाने की कोशिश की कि हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं, लेकिन इसने हमें हलाक करने की कोशिश की, जिस पर मजबूरन हमें हरकत में आना पड़ा। इमरान ने कहा, तुम कौन हो? क्या वाकई तुम पाकिस्तानी हो? डॉक्टर जिराल्ड ने कहा, यही हिमाकत इस डॉक्टर मार्च से हुई है। हम पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? हम एक्रीमी हैं और हुकूमत एक्रीमिया के सरकारी आदमी हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर क्रैकऑन हेडक्वार्टर और इसराइली हुक्काम ने क्यों कहा कि तुम पाकिस्तानी हो और उन्होंने तुम्हारी फौरी हलाकत का हुक्म दिया है? और अब बार बार वो डॉक्टर गैरी से पूछ रहे हैं कि तुम हलाक हुए या नहीं। डॉक्टर जिराल्ड ने इस बार संभले हुए लहजे में कहा, ये उनकी हिमाकत है, मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूँ। कहाँ है डॉक्टर गैरी? मेरी उससे बात कराओ। इमरान ने कहा, वो तो अब तुम्हें नहीं मिल सकेगा, वो सेफ एरिया में चला गया है। डॉक्टर जिराल्ड ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। सेफ एरिया क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जहाँ असल मशीनरी नस्ब हो रही है वो अलहदा पोर्शन है,